फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप एस्टेट और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम मतलब लर्निंग। तो अधिगम के बारे में हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो सभी साथी वीडियो को स्किप न करके पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और अधिगम से बहुत 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और जो भी साथी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। अधिगम क्या है? गेट्स एवं अन्य के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। लर्निंग इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वुडवर्थ, ये वुडवर्थ ने कहा है कि लर्निंग इज़ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो, अधिगम को समझने के लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग अपनी डेफिनेशंस दी हैं। जैसे वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि सीखना और आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। उसके बाद देखो, यहाँ पर सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। सीखने का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यक्ति की क्रियाओं से स्पष्ट प्रकट होता है। क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि कब इंसान कब क्या सीख रहा है। तो हम ये नहीं बता सकते कि भाई उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। उसके बाद है सीखना निरंतर प्रकृति के तनिक परिवर्तन में निहित है। सीखना अभ्यास और अनुभव पर आधारित है। जब बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो उसे अनुभव होता है और वो सीखना शुरू कर देता है। अब है हमारे अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग। नंबर 1, संज्ञानात्मक अधिगम, जिसे बोलते हैं हम कॉग्निटिव लर्निंग। इस अधिगम में व्यक्ति को केवल प्रत्यय का ज्ञान होता है, अर्थात इसमें सिर्फ तथ्यों की जानकारी होती है। इस अधिगम में स्वपठन उपयोगी होता है। मतलब नंबर 2 है गत्यात्मक अधिगम, इंडक्टिव लर्निंग। इस अधिगम को कार्य द्वारा अधिगम करना भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास का अधिक महत्व होता है, जैसे साइकिल चलाना सीखना। है हमारा अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो स्किनर ने वर्गीकृत कागज पर अंकित आंकड़ों से निर्मित चित्र को अधिगम वक्र कहा है। उनके अनुसार अधिगम का वक्र किसी भी दी हुई क्रिया में उन्नति और अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। अधिगम वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अधिगम वक्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व। देखो, एक तो होता है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व। सीखने की क्रिया हमेशा एक समान नहीं होती, इसमें प्रगति हमेशा नहीं रहती, अतः सीखने में सरल रेखीय वक्र नहीं बनते। देखो यहाँ पर ये समय का वो है और ये उन्नति, ठीक है। यहाँ पर ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, नेगेटिव कन्वेक्स एक्सेलरेटिव कर्व। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया में आरंभ में सीखने की गति में अधिगम प्रगति दिखाई पड़ती है, परंतु अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया की गति शिथिल पड़ जाती है। धीरे धीरे वो शिथिल पड़ती चली जाती है। धनात्मक उन्नति सूचक वक्र, पॉजिटिव कॉनकेव एक्सेलरेटिव कर्व। इस प्रकार के वक्र में अधिगम की क्रिया में आरंभ में सीखने की गति कम होती है, परंतु अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया में उन्नति होती चली जाएगी। देखो यहाँ पर धीरे धीरे जो सीखने की गति है वो कम है और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। उसके बाद आ जाता है हमारा मिश्रित वक्र, जिसे हम एस टाइप का कर्व भी बोलते हैं। इस प्रकार की वक्र में पहले सीखने की गति धीमी होती है, फिर तेज होती है, बाद में फिर धीमी होती चली जाती है। देखो यहाँ पर, देखो पहले सीखने की गति कम है, फिर धीरे धीरे तेज हो रही है और फिर उसके बाद फिर कम होती जा रही है। अब आ जाता है हमारा अधिगम पठार। अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिति ऐसी अवश्य आ जाती है जब सीखने की गति में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं देती है। इसे अधिगम का पठार कहते हैं।
अधिगम के पठार के कुछ कारण होते हैं, जैसे विषय का कठिन होना, सीखने की गलत पद्धति के कारण, विषय में रुचि न होने के कारण, अभ्यास की कमी के कारण, संतुष्टि की भावना आ जाने के कारण, आदतों में परिवर्तन होने के कारण, सीखने वाले का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण। अब आ जाता है हमारा सामाजिक अधिगम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो सामाजिक अधिगम है, इसके प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। और कहाँ से थे वो? कनाडा से। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत हैं जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक पुरस्कार या दंड का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल अवार्ड एंड पनिशमेंट। पहला सिद्धांत है सामाजिक पुरस्कार या दंड का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल अवार्ड एंड पनिशमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बंडूरा यह सिद्ध करता है कि बालक द्वारा उन क्रियाओं का अनुकरण शीघ्रता से किया जाता है जिन्हें समाज में पुरस्कृत किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के आधार पर ख्याति प्राप्त की, समाज में उनका सम्मान किया गया। इस आधार पर उस समय के अनेकों व्यक्तियों ने सत्य एवं अहिंसा का अनुकरण किया। जिस कार्य के लिए समाज द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बालकों द्वारा उसका अनुकरण नहीं किया जाता है। दूसरा नंबर है प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल्स। इस सिद्धांत के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में अधिगमकर्ता प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होता है। द्वितीय भाग में अधिगमकर्ता किसी एक प्रतिरूप को अपना आदर्श मानकर चयन करता है। तृतीय भाग में अधिगमकर्ता द्वारा प्रतिरूप के व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। अधिगम सिद्धांत तथा नियम, लर्निंग थ्योरीज एंड लॉज। नंबर 1 आ जाता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखो, इसको हम शास्त्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं। अस्वाभाविक उत्तेजना, कंडीशनल स्टिमुलस के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पादन होना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1904 में रूसी शरीर क्रियाशास्त्री I.P. पावलोव ने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। पावलोव को सन 1904 में पाचन के शरीर विज्ञान पर नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब ये देखेंगे कि भाई प्रयोग उसने कैसे किया। प्रयोग, पावलोव ने पालतू कुत्ते पर यह प्रयोग किया जिसमें कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया। प्रयोग में कुत्ते को खाना, स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस देते समय घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक बोलेंगे उसे, कंडीशन स्टिमुलस बजाई जाती है। खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाना स्वाभाविक ही था। घंटी बजती है परंतु खाना नहीं दिया जाता है, फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती है। घंटी के साथ अनुकूलित क्रिया होने लगती है। पावलोव का जो प्रयोग है, इसमें जो कंडीशंस हैं और उसके जो रिजल्ट है, देखो, यूज किया अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपन भोजन। जब हम उसे भोजन देते हैं तो क्या होता है? स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब लार आती है। अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी प्लस स्वाभाविक उद्दीपन भोजन, तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो जाती है? लार। यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो जाएगी? लार। अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले है अभ्यास। अनुकूलित अनुक्रिया के प्रयोगों से यह स्पष्ट होता है कि स्वाभाविक उत्तेजना और अस्वाभाविक उत्तेजना को जितना भी दोहराया जाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया उतनी ही अधिक दृढ़ होगी। समय, स्वाभाविक अनुक्रिया का होना अस्वाभाविक उत्तेजना और स्वाभाविक उत्तेजना के बीच के समय पर निर्भर करता है। आयु, छोटे बच्चों में बड़ों की अपेक्षा अनुकूलित अनुक्रिया शीघ्र होती है। इसका कारण यह है कि उन पर सामाजिक नियंत्रण का कम प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आ जाता है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। बालक यदि मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उसमें अनुक्रिया शीघ्र होगी, अन्यथा अनुकूलन में विलंब होगा। सेक्स की महत्व क्या है? यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। भाषा को सीखने और सिखाने के लिए बहुत अच्छा
बहुत अच्छा थ्योरी है ये। गणित शिक्षण में सहायक होती है, बुरी आदतों को त्यागने में स्वभाव व आदतों के निर्माण में सहायक है और बालकों के सामाजिकरण में सहायक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अमेरिकी विद्वान B.F. स्किनर व्यवहारवादी ने 1938 ईस्वी में चूहे एवं कबूतरों पर प्रयोग कर सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम पर आधारित है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। उसने प्रयोग क्या किया था? 1830 में सफ़ेद चूहों पर स्किनर ने प्रयोग किए। उसने एक बक्सा बनाया जिसमें एक लीवर था। इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ता था। खटकी आवाज़ को सुनकर चूहा आगे बढ़ता और प्याले में खाना मिलता। यह खाना चूहे के लिए पुनर्वलन रेनफोर्समेंट का कार्य करता था, इसलिए चूहा वह लीवर दबाता था। चूहा भूखा होने के कारण प्रणोदित ड्राइव्ड होता और सक्रिय रहता था। देखो यहाँ पर तस्वीर में दिया हुआ है, जैसे जो है ये बॉक्स दे रखा है। स्किनर ने जो बॉक्स बनाया था इसका नाम क्या रखा था? इसका स्किनर बॉक्स। अंदर चूहा है और वो बार बार जैसे लीवर को दबाता है, तो यहाँ पर देखो लीवर को डालेगा तो भोजन मिल जाता था उसे। इसके शैक्षिक महत्व क्या है? इस सिद्धांत के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। मानसिक रूप से कमजोर बालकों के शिक्षण हेतु अति उपयोगी है। शब्द भंडार में वृद्धि और विषय वस्तु के अर्थ गहन में उपयोगी है। अब आ जाते हैं हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसमें से कई बार पूछा भी जा चुका है कि यह सिद्धांत किसने दिया है। यह सिद्धांत अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक ने 1913 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी, भाई ये पूछ लेते हैं कि SR थ्योरी के जनक कौन है, तो SR थ्योरी के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। प्राणी के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। हम उन समस्याओं में से समायोजन हेतु प्रयास करते हैं। आरंभ में हमारा प्रयास त्रुटिपूर्ण होता है, परंतु बार बार प्रयास करते हुए अचानक से हमें सफलता मिल जाती है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब बिना किसी त्रुटि के कम समय में सही कार्य हम करने लगते हैं। इसलिए इसे सीखने का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह सिद्धांत करने वाले लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। त्रुटि का निराकरण करता है, बार बार जब आप काम करते रहोगे तो आपकी फर्स्ट टाइम त्रुटि होगी, एक बार त्रुटि होगी, 2 बार गलती करोगे आप, लेकिन बार बार आप गलती नहीं करोगे। उसके बाद अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। वो जब किसी कार्य को हम जब बार बार करते रहते हैं तो उसके हम जो है बहुत अच्छे उसके बहुत अच्छे कारीगर बन जाते हैं, हुनर हमें आ जाता है। उसके बाद गणित, विज्ञान और भाषा शिक्षण में उपयोगी है। अब आ जाते हैं हमारा गेस्टोल्ट सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दीमर, कफका और कोहलर थे। गेस्टोल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी प्राणी किसी नई बात को सूझ और अंतर्दृष्टि से सीखता है। गेस्टोल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया। गेस्टोल्टवादियों के अनुसार सीखना एक आकस्मिक क्रिया है। यह सिद्धांत स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। तो भाई कोहलर ने ये भी बोला था कि सीखने के लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती, अभ्यास की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कोहलर ने ये भी बोला था। व्यक्ति अचानक सीखता है, वह व्यक्ति जल्दी सीखता है जो बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान व्यक्ति की अंतर्दृष्टि और सूझ पहले उत्पन्न होती है। कोहलर ने सीखने में सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि को माना है। कोहलर ने चिंपैंजियों पर सफल प्रयोग किया था और
सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करके अधिक सफल रहा क्योंकि सुल्तान अधिक बुद्धिमान था। कॉलर के अनुसार सीखने के लिए अंतर्दृष्टि निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक होता है। नंबर 1, बुद्धि। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की तुलना में जल्दी सीखता है। पूर्व अनुभव, प्रीवियस नॉलेज, पहले का कोई ज्ञान आज मुझे मदद कर रहा है। जिस व्यक्ति को किसी कार्य का पूर्ण ज्ञान का अनुभव होता है। उसके बाद आ जाता है समता के अनुरूप समस्या। सूझ के लिए समस्या समता के अनुरूप होनी चाहिए। सूझ के लिए समस्या समता के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा समस्या समाधान के साधन। समस्या समाधान के साधन उपलब्ध होने पर सूझ जल्दी उत्पन्न होती है। नंबर 5, संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन। उस व्यक्ति को सूझ जल्दी उत्पन्न होती है जिसको संपूर्ण परिस्थितियों का अवलोकन होता है। कॉलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर निम्नलिखित प्रयोग किए। नंबर 1, पिंजरे के अंदर सुल्तान और एक बॉक्स, पिंजरे की छत से लटकता और एक केला। दूसरा प्रयोग किया गया था पिंजरे के अंदर सुल्तान और 3 बॉक्स, पिंजरे की छत से और अधिक ऊंचाई से लटकता हुआ एक केला। प्रयोग 3, पिंजरे के अंदर सुल्तान और एक छोटी छड़ी और पिंजरे के बाहर एक लंबी बड़ी छड़ी और एक केला। प्रयोग 4, पिंजरे के अंदर सुल्तान और 2 घड़ी, एक छोटी पतली और एक मोटी लंबी बड़ी घड़ी में एक सुराख था जिसमें छोटी छड़ी फिट हो सकती थी। छोटी छड़ी जो है फिट हो सकती थी। पिंजरे से बाहर काफ़ी दूर पर एक केला था। यह सिद्धांत तीव्र बुद्धि बच्चों के लिए अधिक उपयोग होता है। यह सिद्धांत तीव्र बुद्धि बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। पुनर्वलन और प्रबलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी। यह सिद्धांत क्लार्क हल ने 1915 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में प्रतिपादित किया। हल ने आवश्यकता पूर्ति पर बल दिया और कहा कि सीखना आवश्यकता पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। स्किनर ने हल के सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। इसे न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत और विधिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता है। शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक की आदत को बेहतर बनाया जा सके। प्रबलन के सिद्धांत को क्लार्क हल ने सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था। प्रबलन के सिद्धांत को क्लार्क हल ने सिद्ध करने के लिए चूहे पर प्रयोग किया था। अब हमारे आ जाते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे। नंबर 1, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडी नियम। जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तब कार्य के संपादन से उसे संतोष मिलता है। जब व्यक्ति कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होता तब कार्य के संपादन से उसे असंतोष मिलता है। इसलिए इसे रुचि का नियम भी कहते हैं। नंबर 2 है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जब जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है वह इसे बार बार करता है। जिन कार्यों को करने से असंतोष मिलता है वह उसे नहीं करना चाहता है। ठीक है। नंबर 3 है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम विषय वस्तु के कार्य के दोहराव पर आधारित है। यह नियम रटने की प्रवृत्ति पर बल देता है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी होते हैं वह उन्हें बार बार करता है। नंबर 2, अनुप्रयोग का प्रयोग, लॉ ऑफ डिसयूज। जो कार्य व्यक्ति के जीवन में उपयोगी नहीं होते हैं उन्हें वह करना ही नहीं चाहता। समीपस्थ विकास का मंडल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक बालक एक नई कुशलता सीख रहा है या एक नई समस्या का हल कर रहा है तो यदि उसे एक विशेषज्ञ का साथ मिल जाता है तो वह उस कार्य का निष्पादन बहुत अच्छी प्रकार से कर सकता है, जबकि वह विशेषज्ञ की बराबरी का नहीं होगा। वाइगोट्स्की ने इस विभेद को जो अकेले निष्पादन करने में तथा सहयोग से निष्पादन करने में दिखाई पड़ता है उसे समीपस्थ विकास का मंडल कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारा अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग।
जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान किसी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो इसे सकारात्मक और वह अनुकूलन स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण, साइकिल चलाने वाले को मोटरसाइकिल चलानी आसानी से आ जाती है। नंबर 2 है नकारात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे नकारात्मक व प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। उदाहरण, कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा होती है। अर्थात जहाँ भी बाधा होगी वह नकारात्मक स्थानांतरण होता है। अब आ जाता है शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफ़र। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में न तो सहायता प्रदान करता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। अब है हमारा रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम 8 प्रकार का होता है। अधिगम जो है 8 प्रकार तो होते हैं, ठीक है ना। देखो, कर्म से निम्न से उच्च श्रेणी का अधिगम है, मतलब नीचे से ये ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम 8 प्रकार होते हैं। रॉबर्ट एम गेने के अधिगम सोपानेपे। नंबर 1 पर है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। नंबर 1 है संकेत अधिगम। नंबर 2 उद्दीपक अनुक्रिया। नंबर 3 श्रृंखला अधिगम। नंबर 4 शाब्दिक अधिगम। नंबर 5 बहुविभेदन अधिगम। नंबर 6 प्रत्यय अधिगम। नंबर 7 सिद्धांत अधिगम। नंबर 8 समस्या समाधान अधिगम। थैंक यू एवरीवन। साथियों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हो तो मुझे देखो मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरीके से आपके सामने अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।